Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Podar for UGC Net Paper 2 English. And in our today's class, we are going to continue our series of literary criticism. In our series of literary criticism, we have already completed till Horace. The next writer that we are going to deal today is Quintilian. He was also a classicist like Horace, and he is best known for his work Institutio Oratorio. That means the education of an orator. So he basically tells in this work how to be a good orator. What is the essential skills that are required to become a good orator? क्विंटेलियन से और कोई वैसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, सो इनके लिए खाली ये वाला वर्क आपको याद रखना ज़रूरी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज लॉन्जाइनस एंड ही इज famously known for his work on the sublime. ये जो वर्क है इनका, ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है एंड माना जाता है कि इसका 1/3 पार्ट जो है वो मिसिंग एंड द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द वर्क इज अबाउट द सब्लिमिटी इन लिटरेचर. सब्लिमिटी यहाँ पे एक फीलिंग के बारे में बात किया जाता है कि सबलाइम एक फीलिंग है, एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशन. वो फीलिंग लिटरेचर में क्या है उसके बारे में लॉन्जाइनस यहाँ पे बात करते हैं. सो बिफोर लॉन्जाइनस हमने देखा है कि जितने भी हमारे राइटर्स हैं, जितने भी हमारे फिलोसफर्स हैं, वो हमें फंक्शन ऑफ पोइट्री का एक ही मीनिंग बताते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ पोइट्री इज टू इंस्ट्रक्ट और टू डिलाइट, या फिर दोनों काम करना है. एंड द फंक्शन ऑफ प्रोज वॉज टू परसुइड. हमें वो यही बताते हैं. बट लॉन्जाइनस हमें बताते हैं दैट the only job, the only work of a poetry is not to please us, not to instruct us, but to give us the feeling of sublimity as well. Thus, Longinus defines sublimity as it consists in a certain distinction and consummate excellence in expression, and it is from this and no other source that the greatest poets and prose writers have gained their eminence and the immortal fame. ये बोलते हैं कि ये जो सब्लिमिटी होता है, इसमें एक सर्टेन डिस्टिंक्शन होता है, एक्सीलेंस होता है एक्सप्रेशन में, और ये यही सब्लिमिटी है जिसके कारण ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स आज इतने ग्रेट है, और कोई रीजन नहीं. और प्रोज राइटर्स ने यही एमिनेंस और इमॉर्टल फेम जीता है. The effect of a lofty passage is not to convince the reason of a reader but to transport him out of himself. ये बोलते हैं कि आपने एक बहुत सा लंबा सा पैसेज लिख दिया, लॉफ्टी पैसेज लिखा है, बट उस लॉफ्टी पैसेज को लिखने का पर्पस क्या है? आपको रीडर को कोई चीज़ को लेके कन्विंस नहीं करना है यहाँ पे, बट टू ट्रांसपोर्ट हिम आउट ऑफ द हिमसेल्फ. आपको उसको उससे बाहर निकाल के लाना, आपको उसको एक अलग फीलिंग देनी है, और वो फीलिंग का काम कौन करेगा? सब्लिमिटी. इनवेरिएबली एन एडमायरेबल स्पीच कास्ट अ स्पेल ओवर अस. ये बोलते हैं कि जैसे कि एक एडमायरेबल स्पीच हमारे ऊपर एक जादू करता है, एंड eclipses that which merely aims at persuasion and pleasure, not instruction or delight or persuasion. Therefore, it is the test of great literature, its capacity to move the reader to ecstasy. ये बोलते हैं कि इसीलिए एक रीडर का, एक राइटर का रीडर को उसको एचके फील कराना ही मेन पर्पस होता है, विच इज कॉज्ड बाय द इरेजिस्टिबल मैजिक ऑफ स्पीच, जिसके कारण सब्लिमिटी आता है. ये कहते हैं इफ ही इज स्पेल बाउंड बाय व्हाट द राइटर थिंक्स और फील्स, द वर्क ऑफ क्वालिटी ऑफ द वर्क हैज द क्वालिटी ऑफ द सबलाइम. ये बोलते हैं कि अगर वो राइटर ने अपने फीलिंग्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया है रीडर तक, दैट इज दैट वर्क हैज द क्वालिटी ऑफ सबलाइम इन इट. फिर हमें ये कुछ सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी बताते हैं. ही स्टेट्स दैट बोथ नेचर एंड आर्ट कंट्रीब्यूट टू सब्लिमिटी इन लिटरेचर. ये बोलते हैं कि आर्ट और नेचर दोनों का कंट्रीब्यूशन. सम बिलीव दैट सब्लिमेट इज इनेट. कुछ मानते हैं कि ये एक इनेट क्वालिटी है, पहले से रहती है सबके अंदर. इनेटिज्म की थ्योरी हमने लिंग्विस्टिक्स में भी पढ़ा है, इनेटिज्म की थ्योरी. ये एक इनर क्वालिटी है एंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाई टीचिंग, और आप इसको सीख नहीं सकते. इट इज़ नॉट अ स्किल. नेचर इज द ओनली वे टू प्रोड्यूस इट. दस इसमें नेचर का रोल हमें पता चलता है. हाउएवर, Longinus found that
Howsoever free and independent nature might be, it works in accordance with a system which it was the business of art to bring. ये बोलते हैं कि नेचर कितना ही फ्री है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो एक सिस्टम के साथ वर्क करता है और जिसमें आर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दस आर्ट टू ब्रिंग लाइट टू इट, आर्ट उसमें लाइट प्रोवाइड करता है। आर्ट दस फार फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट इस नेचर कॉपोरेटेड विद इट टू द सेम एंड। ये बोलते हैं इसीलिए आर्ट जो नेचर से एकदम अपोजिट वर्क करता है, उसका भी सेम ही एंड है, उसका भी एक ही पर्पस है, लाइक द नेचर, दैट इज टू प्रोवाइड द सब्लिमिटी। So, based on this premise, Longinus finds five principal sources of the sublimity. यहाँ से direct questions बनते हैं। The first two which are largely the gift of nature. ये बोलते हैं इनमें से दो जो है, पहला दो nature का gift है, and the remaining three are the art of gift, gift of art. First, grandeur of thoughts. Second is the capacity for strong emotions. Third is the appropriate use of a figure. Fourth is nobility of diction, and fifth is the डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन। ये बोलते हैं कि सबसे पहले आप उसमें कोई ग्रैंड थॉट के बारे में बात करो, उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस पुट करो, एप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच का यूज करो, एप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स का यूज करो, डिक्शन में नोबिलिटी लाओ, कंपोजिशन में डिग्निटी मेंटेन करो। अगर ये 5 एलिमेंट्स आप फॉलो करते हो, 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, देन योर वर्क हैज द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्लिमिटी इन इट। दस, to conclude with Longinus, the classical criteria of literary perfection change. It was supposed by Greek and Roman critics alike that if a writer followed the rules of the art as deduced from the practice of the ancient masters, he could, with due help from nature, attain perfection. अगर एक राइटर आर्ट और नेचर को अकॉर्डेंस साथ में लेके चलता है तो वो परफेक्शन अटेन कर लेगा। दिस इज व्हाट लॉन्जाइनस सेज अबाउट द सब्लिमिटी। इसके बाद हम लोग एलिजाबेथन एज में क्रिटिसिज्म में मूव करते हैं। एलिजाबेथन एज में हमारे पास किस तरह के क्रिटिक्स। एलिजाबेथन एज में हम लोग सबसे पहले कुछ वर्क्स और उनके राइटर्स का नाम देख लेते हैं। आर्ट ऑफ रेटोरिक, इट वाज पब्लिश इन 1553 बाय थॉमस विल्सन एंड इट इज द फर्स्ट वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज। इनके बारे में, ये सब वर्क्स के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा नहीं जानना है। Certain Notes of Criticism by Gasugene. It was published in 1575 and it was the first English manual of versification about making rhyme, that a poet should use rhyme. Discourse of English Poetry 1586 by William Webb. Art of English Poesy 1589 by Richard Puttenham. Observation in the Art of Poesy 1602 by Thomas Champion. And Defense of Rhyme by Samuel Daniel 1609. So इन राइटर्स के वर्क्स के साथ आपको इनका पब्लिकेशन डेट याद रहना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एलिजाबेथन एज में हमारे पास एक बहुत बड़ी क्रिटिक आते हैं स्टीफन गॉसिप, जिनके कारण फिलिप सिडनी भी फिर लिखेंगे। स्टीफन गॉसन ने क्या किया था लिटरेचर में, ये पोइट्री को अटैक करते। बेसिकली इन सिंपल वर्ड, स्टीफन गॉसन प्लेटो के आइडियाज को सपोर्ट करते। सो ये पोइट्री को अटैक करते हैं और ड्रामा को अटैक करते हैं अपने वर्क द स्कूल ऑफ अब्यूज में, विच ही डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी विदाउट हिज परमिशन। और फिलिप सिडनी को, सर फिलिप सिडनी को इस बात का बहुत बुरा लग जाता है। he feels very bad about this and thus Philip Sidney writes a reply in another work of his, A Defense of English Poesy. So Stephen Gosson dedicates this work to Sir Philip Sidney without the permission and calls poets a pleasant inventive against poets, piper players, jesters and such like caterpillars of commonwealth. ये बहुत फेमस लाइन है, ये बहुत जगह पूछा जाता है आपसे। ये पोएट्स को पाइपर्स, प्लेयर्स, जेस्टर्स इनके नाम से बुलाते हैं, कैटरपिलर्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ, जिसके कारण फिलिप सिडनी को पर्टिकुलरली बहुत खराब लगता है। ही ऑल्सो डिनाउंस द पोएट्स एज अ फादर ऑफ लाइज and the theatre for robbing Greece of gluttony, Italy of wantonness, Spain of pride, France of deceit and Dutchland of quaffing. ये बोलते हैं कि थिएटर जो ड्रामा है, पोइट्री तो है ही ऐसे, पोएट्स फादर ऑफ लाइज है, ये सिर्फ आपको झूठ बताते हैं। ड्रामा जो है, थिएटर, आपको सारी सिन सिखाता है। The title of the treatise is significant for Gosson seems to attack not poetry and drama such but
rather their abuse in his days. ये पर्टिकुलरली किसी पोएट या किसी ड्रामेटिस्ट को या जॉनर को नहीं खराब बता रहे, बट बोल रहे कि कैसे इसका मिसयूज हो रहा है, उसको ये अटैक करते हैं. He concedes that there were even in his days good plays and by implication good poems. ये बोलते हैं कि इनके टाइम पे भी कुछ गुड प्लेस और गुड पोएम्स है. और गुड प्लेस और पोएम्स इनका क्या मतलब है? ही मेंट नॉट दोज दैट वर आर्टिस्टिकली परफेक्ट बट दोज दैट वर मॉरली होलसम. सो बेसिकली ये प्लेटो के आइडिया को सपोर्ट करते हैं दैट अ वर्क शुड डिलीवर अ मॉरल. आर्टिस्टिकली परफेक्शन से इनको कोई मतलब नहीं है, मॉरल होना चाहिए उसमें. एस्थेटिक्स डिड नॉट इंटरेस्ट हिम. So the work evoked two replies. One was from Thomas Lodge, the title of which is lost. हमें नहीं पता है कि Thomas Lodge ने इनको कौन से work से reply किया था. And the other was from Philip Sidney, an apology for poetry or the defense of poesy. So Stephen Gosson ड्रामा को बोलते हैं since drama is of pagan origin. ये पेगन कार्ड्स में परफॉर्म होते थे, मूविंग कार्ड्स में परफॉर्म होते थे, एंड मेल्स प्लेइंग द फीमेल रोल which is against their nature. He denounced drama and says tragedy and comedy weakens the moral fiber of a human being and that is why it should be banished. So Stephen Gosson का आपको इतना ही याद रखना है. Now, to his reply, Sir Philip Sidney wrote a work. So in his attack on poetry, Gosson had indicated poetry on 4 count. Stephen Gosson ने poetry को 4 points बता के बोला था कि ये पोइट्री नहीं अच्छा. दैट अ मैन कुड एम्प्लॉय हिज टाइम मोर यूजफुल देन इन पोइट्री. फर्स्ट पॉइंट ये बोलते हैं कि कोई भी आदमी अपना समय का बहुत अच्छा यूज कर सकता है रादर देन पुटिंग हिज टाइम इन पोइट्री. इट इज मदर ऑफ ऑल लाइज. ये पोइट्री को मदर ऑफ ऑल लाइज एंड फादर ऑफ ऑल लाइज बुलाते हैं. इट इज द नर्स ऑफ अब्यूज. ये बोलते हैं कि अगर आपको कोई डिफॉर्म्ड चीज पढ़ना है, आप पोइट्री पढ़ लो. द प्लेटो हैड राइटफुली बैनिश्ड पोइट्स फ्रॉम हिज आइडियल कॉमनवेल्थ. और लास्ट में ये अपने पॉइंट को सपोर्ट करते ये कह के दैट प्लेटो ने कॉमनवेल्थ से, अपने यूटोपियन वर्ल्ड से इन पोएट्स को बैनिश करके सही काम किया था. टू विच सिडनी रिप्लाइज. सिडनी इन चारों एस्पेक्ट को एक एक करके रिप्लाई करते. First aspect is the argument in the apology for poetry, to which he replies, the work is not just a reply to Gosson अपने work में, but the spirited defense of poetry against all the charges that has laid as a dose since Plato. तो अपने ये जो वर्क है इनका स्टीफन सिडनी का, द आर्ग्यूमेंट द अपॉलजी फॉर पोइट्री, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ गॉसन का रिप्लाई नहीं करते बट प्लेटो से लेके आज तक पोइट्री में जितने अटैक्स किए गए वो सारे वर्क्स का यहाँ पे करेंगे, रिप्लाई करेंगे. So the approach Sydney uses here is that of a logician. वो यहाँ पे एक लॉजिक से बात करेंगे. He examines it as a whole and in parts. ये पोइट्री को as a whole और पोइट्री को as in parts दोनों तरह से डिफाइन करेंगे. He considers the points in favor. ये पोइट्री के फेवर में भी बताएंगे and the points against then sets forth its main thesis. ये पोइट्री के अगेंस्ट वाले पॉइंट्स को भी बताएंगे. That far from being despised, it deserves the laurel crown. ये और यहाँ पे ये बोलेंगे कि उसको सिर्फ और सिर्फ आपको बुरा भला नहीं कहना, डिस्पाइज नहीं करना, बल्कि उसको एक लॉरल क्राउन मिलना चाहिए. इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग. फिलिप सिडनी बोलते पोइट्री इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग whose milk by little and little enabled them to feed afterwards of tougher knowledge, being superior to philosophy by its charm, to history by its universality, to science by its moral end, to law by its encouragement of human rather than civic goods. ये बोलते हैं कि since poetry is the oldest branch, इसने धीरे धीरे सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया है और इसने नॉलेज में बहुत कंट्रीब्यूट किया है. कैसे कैसे किया है? फिलोसफी को उसका चार्म प्रोवाइड किया है, हिस्ट्री को उसका यूनिवर्सैलिटी प्रोवाइड किया है, साइंस को मॉरल एंड प्रोवाइड किया है, लॉ को इनकरेजमेंट दिया है और ह्यूमन को सिविक गुड्स सिखाया गया है. तो इसीलिए पोइट्री सुपीरियर. Among its various species, the pastoral poem pleases by its helpful comments on contemporary events. ये बोलते हैं pastoral poem का तो बहुत बड़ा रोल है, as it pleases by its helpful comments on the contemporary events and life in general, क्योंकि ये आपको जनरल लाइफ के बारे में बताता है. फिर ये एलिजी को प्रेज करते हैं और बोलते हैं द एलिजी बाय इट्स काइंडली पिटी फॉर द वीकनेस ऑफ द मैन काइंड एंड द wretchedness ऑफ द वर्ल्ड. ये बोलते हैं कि एलिजी आपको एक पिटी का इमोशन फील करना सिखाता है.
द सटायर बाइट्स प्लीजेंट रिडिक्यूल ऑफ फॉली, सटायर आपको लोगों के अंदर फॉली देखने को सिखाता है. द कॉमेडी बाइट्स रिडिक्यूलस इमिटेशन ऑफ कॉमन एरर्स इन लाइफ. The tragedy by its moving demonstration of the uncertainty of this world and upon how weak foundation guild and roof are built. The lyric by its sweet praise of all that is praiseworthy, and the epic by its representation of loftiest truth in the loftiest manner. तो ये सारे जॉनर्स को पोइट्री के प्रेज करते हैं और बोलते हैं हर हर जॉनर कोई ना कोई चीज़ कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो हाउ कैन यू से दैट इट इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द नॉलेज एस्पेक्ट. फिर सिडनी स्टीफन कॉसन के 4 एस्पेक्ट्स का रिप्लाई करेंगे. द फर्स्ट वॉज दैट अ मैन कुड एम्प्लॉय हिज टाइम मोर यूजफुली. स्टीफन कॉसन ने बोला था, टू विच सिडनी सेज दैट इफ इट बी, अगर ऐसा है, एज आई अफर्म, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, दैट नो लर्निंग इज सो गुड एज दैट विच टीच एंड मूव टू वर्च्यू. ये बोलते फिर तो कोई भी नॉलेज, कोई भी लर्निंग अच्छा नहीं है जो अगर वो आपको कुछ सिखा नहीं रहा है या फिर आपको वर्च्यू नहीं बता रहा है. एंड दैट नन कैन बोथ टीच एंड मूव, और ऐसा कोई भी वर्क एग्जिस्ट नहीं करता है जो आपको एट द सेम टाइम सिखाए भी और मूव भी करे. देयर टू सो मच एज पोइट्री, पोइट्री को छोड़ के, देन इज द कंक्लूजन मैनिफेस्ट दैट इंक एंड पेपर कैन नॉट बी टू अ मोर प्रॉफिटेबल पर्पस एम्प्लॉयड. ये बोलते तब तो यही मैं समझ पा रहा हूँ कि कंक्लूजन यही निकलना चाहिए कि एकमात्र पेपर और पेन प्रॉफिटेबल नहीं है, पर्पस एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए. इससे मतलब ये बेकार, पेपर और पेन को ही हटा देना चाहिए. नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट था, इट इज द मदर ऑफ ऑल लाइज, जिसके लिए सिडनी बोलते हैं. सिडनी सेज द क्वेश्चन ऑफ वेरासिटी और फॉल्सहुड अराइजेस ओनली वेयर अ पर्सन टेल ऑफ फैक्ट्स पास्ट और प्रेजेंट. ये बोलते कि आप मेरे को बार बार कह रहे हो कि वो झूठ बता रहे हैं, फॉल्सहुड की बात करते हो, बट ये पॉइंट ही वहां उठता है जहाँ पे पर्सन फैक्ट पास्ट और प्रेजेंट की बात कर रहा हो. एंड पोएट को इन सब चीज़ों से कोई भी कंसर्न नहीं है. द पोएट हैज नो कंसर्न वॉट एवर विद दीज, ही मेयरली यूजेस देम टू अराइव एट अ हायर ट्रूथ. एरिस्टोटल वाली बात है यहाँ पे, होरेस वाली बात हो रही है, सारे पॉइंट सेम टू सेम, कि वो बस एक हायर ट्रूथ को बताने के लिए आपको इन सबका एग्जाम्पल ले रहा है, सहारा ले रहा है. एंड एज अ पोएट देयरफॉर ही कैन स्केर्सली बी अ लायर. पोएट है तो वो झूठ बोल सकता है क्योंकि उसका फैक्ट बताना नहीं है, उसको पास्ट बताना नहीं है, प्रेजेंट से उसका कोई कंसर्न ही नहीं है. हाउएवर मच ही मे लाइक टू बी वन. यहाँ पे ये बात तो खत्म हो गई कि वो लायर है, क्योंकि वो लायर वाला काम कर सकता है. थर्ड आर्ग्यूमेंट, इट इज द नर्स ऑफ अब्यूज, यानी कि इट अब्यूजेस मेंस विद ट्रेनिंग इट टू बैंटन सिंफुलनेस एंड लस्टफुलनेस लव. जिसके लिए ये पर्टिकुलरली बोलते हैं कॉमेडी का एग्जांपल लेके, इट इज पर्टिकुलरली अप्लाइड टू द कॉमेडियन समटाइम्स आल्सो द लिरिक. ये बोलते हैं कि ये बात तो चलो मान लेते, कभी कभी कॉमेडी और लिरिक में अप्लाई होता है. द एलिजी एंड द एपिक into all of which the love element enters, क्योंकि इन सारे ही genres में लव का एलिमेंट है. बट ग्रांटिंग दैट लव ऑफ ब्यूटी इज अ बीस्टली फॉल्ट, लेकिन अगर हम उसको लव ऑफ ब्यूटी बता दे तो वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है. एंड वन डिजर्विंग हेटफुल रिप्रोच. Will it not be more correct to say that it is not poetry that abuses a man's wit, but a man wit abuses poetry? ये बोलते कि क्या मेरा ये कहना सही नहीं रहेगा कि एक आदमी पोइट्री को अब्यूज नहीं करता है, बट एक पोइट्री आदमी को अब्यूज नहीं करता है, बट एक आदमी पोइट्री को अब्यूज कर रहा है क्योंकि वो उसकी मैटर को ही नहीं समझ पा रहा है. फॉर देयर कैन बी पोइट्री विदाउट सिंफुल लव, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पोइट्रीज होते हैं जिनमें सिंफुल लव का कोई रोल नहीं है. एंड द नेचर ऑफ अ थिंग इज डिटरमाइंड नॉट बाई इट मिस यूज बट बाई इट्स राइट यूज. और कोई भी चीज़ उसके मिस यूज से नहीं डिफाइन होता है, बट उसका कितना राइट यूज हो रहा है इससे डिफाइन होता है. And the last point that he claims that Plato had rightfully banished poets from his ideal commonwealth, to which again Sidney replies that the last charge that associates Plato's great name with the condemnation of poetry is without foundation. ये बोलते हैं इन्होंने बिना सोचे समझे इस बात को बोल दिया है. Plato found fault not with the poetry, वो पोइट्री को खराब नहीं बोल रहे. He considered it divinely inspired, बल्कि प्लेटो उसको एक डिवाइन इंस्पिरेशन बताते हैं. बट ही टॉक्ड अबाउट द पोएट्स ऑफ हिज टाइम, लेकिन वो अपने टाइम के पोएट्स के बारे में बात करते हैं हु अब्यूज्ड इट टू द मिसरिप्रेजेंट द गॉड्स, जिन्होंने उस फॉर्म का मिसयूज किया था टू रिप्रेजेंट गॉड. ऑल्दो इवन हिज मिस इंटरप्रिटेशन दे मेयरली गेव वेंट टू पॉपुलर बिलीफ. सो एज प्लेटो बैनिशिंग द अब्यूज नॉट द थिंग, तो यहाँ पे प्लेटो उसका मिसयूज को बैनिश करने की बात कर रहे थे, पूरा का पूरा जॉनर को नहीं. बट गिविंग ड्यू ऑनर अनटू इट शैल बी आवर पैटर्न एंड नॉट आवर एडवाइजरी. ये बोलते इसीलिए ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है इनके ऐसे ही बोल दिए गए हैं.
So Sydney basically classicism में believe करते थे. He respected rules. And Sydney's apology is the first serious attempt to apply the classical rules to English poetry. He points out that the poets were revered as a maker. ये poets को यहाँ पे maker के तरह represent करते हैं, comparable to the heavenly maker and as a prophet. और prophet की तरह बोलते हैं, one gifted with foreknowledge of things in ancient time, who is gifted. तो ये इस सारे पॉइंट्स के साथ अपना आर्ग्यूमेंट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. एंड विद दिस आवर फिलिप सिडनी एज अ क्रिटिक एंड्स. फिलिप सिडनी को हम लोग एज अ पोएट भी जानते हैं, उन्होंने अपना पोएट्री भी लिखा है, बट क्रिटिसिज्म में इनका यही एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो हमें पढ़ना है. एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फ्रॉम बेन जॉनसन. देन वी विल मूव टू न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म. एंड सो ऑन विल कवर टिल द मॉडर्न एज. जितने भी इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स है हमारे पास, वहाँ तक हम लोग स्लोली विल कवर इट. टेक टाइम. ये सब टॉपिक्स में आपको रश नहीं करना है. देयर इज़ नो नीड टू रश, क्योंकि इससे बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. So there is no need to rush. Take your time. Read about them. Read about the works which are important. Know what that particular work is talking about. Know the ideology behind it. These units will become your foundational units in the exam. इनकी आइडियोलॉजीज को समझना important है. With this, I would like to end the session. Subscribe to my channel. Share the video with your known ones. Thank you.